आज आप इख्तियार में हो, जनरल बोर्ड आपकी है, आपको कमाई के सब ठेके अगर मंजूर करते आते हैं तो आप जनरल बोर्ड में यह विषय भी लाकर मंजूर कीजिए कि यहां पर 70% जो है मालेगांव के मशरकी हिस्से के नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, जो आपके हक में। आप वो नहीं करते क्योंकि पर्दे के पीछे आपको माल मिल जाता है ऐसी भर्तियों का। वहां पर आपको मुस्लिम नौजवान नहीं दिखते, वहां पर पूरे के पूरे जो भर्ती किए जाते हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो दादा भूसे की ऑफिस से आती है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल इस शहर के एमएलए है, लीडर है, रहनुमा है। किसी भी तहरीक का, चाहे वो सियासी हो चाहे वो समाजी हो, किसी भी तहरीक का रूह रवा, किसी तहरीक की जान उसका लीडर होता है। लीडर का एक रहनुमा होता है जिसकी तकलीफ हम पर वाजिब हो जाती है। अगर आज हमने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को हमारा सियासी रहनुमा माना है तो उनके हर सियासी फैसले में हमें राजी व रजा रहना चाहिए। इख्तिलाफ चौराहों पर हल करने की चीज नहीं है, इख्तिलाफ उमूमी महफिलों में हल करने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी को लीडर मानते हो, अगर आप किसी को रहबर मानते हो और अगर उसकी कहीं कोई कमी कोताही आपको नजर आती है तो जाए बैठे बोले, लेकिन अगर चौराहे पर बात कर रहे हैं, अगर चौराहे पर लीडरशिप को मस्ख करने की कोशिश की जा रही है, उस लीडरशिप को जो हमारा बुनियादी रूह रवा है, जो हमारी सेंट्रल आइडियोलॉजी है, तो ये आपकी नीयत को दर्शाती है, ये आपकी नीयत पर शक खड़ा करती है, ये आपकी जहनियत पर सवाल उठाती है। नहीं बढ़ते, लेकिन जिस तरीके से सियासी मजालिस में और सियासी प्रोग्राम में लीडरशिप के खिलाफ बात हो रही है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कबूल नहीं करेगी, क्योंकि हमने उन्हें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को हमारा कायद माना है, हमारा सरबरा माना है। और हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को उनकी काबिलियत देखकर इस शहर ने 1,17,000 वोटों से नवाजा है। और जब लोगों ने भरोसा किया है तो हमें भी भरोसा करना चाहिए। कोशिश है कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हमारे काफिले को आगे बढ़ाएं। हमारे नस्कुल ऐन तक हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चलें। इत्तेफाक ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम किसी और की तरह एहसान फरामोश नहीं है, हम एहसान को मानने वाले लोग हैं। हम वहां तक मौका दे रहे हैं जहां तक हमारी कुव्वतें बर्दाश्त है। बता सकते हैं कि बैलगाड़ी के नीचे चलने से बैलगाड़ी का वजन तुम्हारे कांधों पर नहीं है। अगर तुम्हें यह गुमान होने लगे, अगर यह गलती होने लगे, तो अपने ज़हनों को दुरुस्त कर लो और माजी में जाकर अपने हालात का जायजा लो। साजिशें कभी नहीं जीतती, जीतती सच्चाई है, जीतती हकीकत है। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की क़यादत हकीकत है, उनके पीठ पीछे साजिशें हैं। साजिशों का नतीजा अगर देखना है तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ो, सामने सामने आकर लड़ो, तो फिर बातें भी होगी और लोगों के सामने हालात भी आए। वाकई अगर शहर में किसी ने लीडरशिप का हक अदा किया है तो वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। शहर ने आपको भी लगभग 80,000 वोट दिया, आप पर भी भरोसा किया, आपके वालिद को भी एमएलए बनाया, आपको भी एमएलए बनाया। क्या शहर का यह एहसान आप भूल गए? पहली मर्तबा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने शहर की नुमाइंदगी के लिए ऐवान में बोला तो इस शहर के सबसे संगीन मसले पर, जिससे आज शहर पूरी तरीके से परेशान, सियासी तौर से किसी नुमाइंदे ने आवाज उठाई और अपनी नुमाइंदगी का हक अदा किया तो वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी। झूठ तो इतना शिद्दत से बोला जा रहा है कि आसिफ शेख रशीद ने यह कहा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का 1.5 करोड़ का बजट लेट से हो गया। और बोले मैं बात करता हूं तो सबूत के साथ बात करता हूं। मैं आज ये आवामी स्टेज से जिम्मेदार की हैसियत से उन्हें चैलेंज करता हूं कि आप काफी सबूत के साथ आए और बताएं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का कौन सा बजट लैप्स हुआ। अगर आप वाकई सच्चे हो, अगर आप वाकई ईमानदार हो तो सबूत पेश करो कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का 1.5 करोड़ का बजट लैप्स हुआ, वरना मैं आपको
सबूत आपके मुंह पर मारता हूं कि आज करीब वो काम यहां पर शुरू होने वाले ले जानी थी। जहां मसाइल हल होते हैं, जहां तकलीफें दूर होती है, जिनको बताकर मामला हल किया जाता है, उस ऐवान में बबांगे दुआल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कहा कि अलामती कुर्बानी हमारी शरई हैसियत के बिल्कुल मुताबिक नहीं है। हमारी कुर्बानी जो है साहिब निसाब पर और साहिब हैसियत पर वाजिब है, और अगर जो वाजिब जिस पर जो कुर्बानी है अगर वो अदा नहीं करता है तो वो गुनाहगार कहलाएगा, और हम हमारे गुनाहगार नहीं कहलाएंगे। चाहे आपके कानून की नजर में हम गुनाहगार कहलाए, लेकिन अल्लाह की शरीयत में हम गुनाहगार नहीं कहलाएंगे और हम कुर्बानी करेंगे। ये उस ऐवान में कहा गया, ये मालेगांव की सड़कों पर नहीं कहा गया, मालेगांव की गलियों में नहीं कहा गया। जहां इस बात को कहना था, जहां पर इस बात की जरूरत थी, जहां से पूरी दुनिया देखेगी, जहां से दुनिया इस सच्चाई को समझेगी, वहां पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने आप लोगों की नुमाइंदगी, हुकूमत वक्त पर यह बताया कि आपकी किन गलत पॉलिसियों की बुनियाद पर, आपके किन बनाए गलत कवानीन की बुनियाद पर आज सिनत तबाह हो रही है। के जो मिनिस्टर है, जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर है, वो मुसलमान है। कैबिनेट मिनिस्ट्री में यह तय हुआ कि प्रतिकारात्मक जो है अलामती कुर्बानी की जाएगी, वहां पर 7 मुसलमान मिनिस्टर बैठे रहे, लेकिन किसी की यह हिम्मत नहीं हुई, किसी की अपनी पार्टी के आगे जाकर यह बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि अलामती कुर्बानी मुसलमान नहीं कर सकता। अगर किसी ने वहां पर मुखालिफत की तो आपके अपने नुमाइंदे ने, जिस भरोसे से आपने चुनकर दिया था कि आप हमारी यहां पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हमारी मिली समाजी नुमाइंदगी करेंगे, और वो नुमाइंदगी मजलिस के नुमाइंदे नहीं है, तो कांग्रेस का मुर्दार जिस्म लेकर उठाकर घूमने का ठेका क्या सिर्फ इस मुल्क के मुसलमानों ने ले रखा है, करने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर आप सेकुलर थे, आप सेकुलर नुमाइंदगी करने वाले थे, आप मुसलमानों के हमनवा थे, आप मुसलमानों के जख्मों का मदावा थे, मरहम थे, तो फिर 70 सालों में ये हालात आए क्यों? बात कर रहे हैं। अगर चौराहे पर लीडरशिप को मस्ख करने की कोशिश की जा रही है, उस लीडरशिप को जो हमारा बुनियादी रूहे रवा है, जो हमारी सेंट्रल आइडियोलॉजी है, तो ये आपकी नीयत को दर्शाती है, ये आपकी नीयत पर शक खड़ा करती है, ये आपकी सहनियत पर सवाल उठाती है। 4 मित्रों से डॉक्टर खालिद परवेज साहब को इस माइक पे बुला रहा हूं कि फूलों की तरह बन, कभी खुशबू की तरह बन, फूलों की तरह बन, कभी खुशबू की तरह बन, फूलों की तरह बन, कभी खुशबू की तरह बन। सूरज नहीं बन सकता तो जुगनू की तरह बन, अब कौम के खातिर तुझे लड़ना ही पड़ेगा। टीपू नहीं बन सकता तो टीपू की तरह बन, टीपू नहीं बन सकता तो टीपू की तरह बन। जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर खालिद परवेज साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस इस्तक़बालिया तकरीब के सदर मोहतरम हाफिज अब्दुल्ला साहब, साथ ही साथ इस तकरीब में तशरीफ लाए हमारे अजीज हुसैन अंसारी साहब, एजाज रहमानी साहब, गाजी अमानुल्लाह खान साहब, इस वार्ड के माविन कॉरपोरेटर हाजी लईक साहब, हमारे हाजी इसराइल अदारा के सदर निहाल सेठ साहब, समीर अंसारी साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम ही मुहिब्बाने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और रुकन तमाम मजलिस कायदो सालार व्हाट्सएप ग्रुप, और सामने बैठे हुए तमाम ही अहलियान मोहल्ला, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के रूहे रवां सलीम हसन पेंटर साहब का, शहर अजीज के हर दिल अजीज और हम सब के चहीते रहनुमा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की जानिब से और मेरी जानिब से और पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने
हमें यहां पर बुलाकर बहुत इज्जत और वकार बख्शा। हमारे हर दिल अजीज रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने गुज़िश्ता दिनों ऐवान में जो शहर की नुमाइंदगी की, बेबाकाना और निडर नुमाइंदगी की, उस नुमाइंदगी के ज़िमन में और मुझे शिमाली महाराष्ट्र का दोबारा सदर जो मुंतखब किया गया है, इस ज़िमन में हम दोनों का इस्तेकबाल किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 2019 में शहर के असेंबली के इंतखाबात हुए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब इस शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे की हैसियत से इस इंतखाब में जो है वो मुकाबला आ रही की। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब मुंतखब हुए। उसके बाद से रियासत महाराष्ट्र के हालात आप लोगों को बखूबी वाकिफ, आप लोग को इस हालात को बखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र के और मुल्क भर के और दुनिया भर के क्या हालात हैं। पूरी दुनिया कोरोना वबा से मुतासिर है। आज तकरीबन 1.5 साल का अरसा बीतने को आ रहा है, गुजर रहा है, लेकिन कोरोना वबा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इन हालात में शहर के हमारे एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने हमारी नुमाइंदगी की? यकीनन ये हालात बहुत संगीन थे। पूरे महाराष्ट्र रियासत के तमाम एमएलए, तमाम सियासी ओहदेदारान इस हालात से मुतासिर थे। उस वक्त जब हमें लीडरशिप की जरूरत थी, तो वाकई अगर शहर में किसी ने लीडरशिप का हक अदा किया है तो वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। जो मर्ज, जो वबा जिससे पूरी दुनिया खौफ खा रही थी, डर रही थी, उसके असरात का किसी को मुकम्मल तरीके से इल्म नहीं था कि इसके असरात किस तरीके से पड़ सकते हैं, कितने जानलेवा हो सकते हैं, कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं, कितने तकलीफ दे हो सकते हैं। इस बात का जब किसी को कोई अंदाजा नहीं था, उस वक्त शहर की नुमाइंदगी के लिए अगर कोई निकला था, वो हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी थे। चाहे मंसूरा तिबिया कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का मामला हो, हमारे अतराफ के जितने शहर थे, जितने अजला थे, जितने ताल्लुकात थे, उन तमाम तर लोगों ने मालेगांव शहर में जब मरीज पाए गए तो हमारी मुखालफत शुरू कर दी कि मालेगांव का कोई भी मरीज हमारे यहां पर एडमिट नहीं किया जाएगा, दाखिल नहीं किया जाएगा। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जामिया मंसूरा के तमाम जिम्मेदारान को बुलाकर यह कहा कि आज ये हमारी न सिर्फ इखलाकी जिम्मेदारी है, न सिर्फ समाजी जिम्मेदारी है, बल्कि ये मिल्ली जिम्मेदारी भी है कि ये शहर, इसकी मिल्ली तशख्खुस है, इसकी पहचान हम है। और आज हमारे साथ हमारे अतराफ के लोग जो नारवा सलूक कर रहे हैं, हमें मुत्तहिद होकर आज हमारे लोगों का काम आना होगा। और अगर कोई मंसूरा का क्वारंटाइन सेंटर जो 400 से 500 बेडों पर मुश्तमल अगर हमको मिला, तो वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की नुमाइंदगी से मिली। लेकिन मुखालिफिन ने कभी इस बात का तज़किरा नहीं किया। मर्ज है, मर्ज में मुब्तला कोई भी शख्स हो सकता है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी उससे मुतासिर हुए। मुखालिफिन ने मुफ्ती साहब के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल क्वारंटाइन हो। बीमारी के क्या हालात थे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के, ये उनके अतराफ और अपने रहने वाले तमाम तर लोग बखूबी वाकिफ थे। किन हालात में मर्ज से की तकलीफ से किस तरीके से मुफ्ती साहब दो चार हुए, हम लोग बखूबी वाकिफ हैं। ऐसे में यह शहर का साबिक नुमाइंदा, साबिक एमएलए, जब उनसे शहर के हालात के बारे में कुछ जिम्मेदारों ने कहा
शहर के नुमाइंदे थे, आज आप भी शहर के जिम्मेदार हो, आपको भी इन हालात में नुमाइंदगी करनी चाहिए। तो आपने वो वीडियो क्लिप देखा होगा कि उन्होंने कहा कि अब तो मैं नुमाइंदा नहीं हूं, मैं एमएलए नहीं हूं, जो एमएलए है जाकर उनसे कहिए। क्या यह नुमाइंदगी होती है? अरे ये शहर ने आपको भी लगभग 80,000 वोट दिया, आप पर भी भरोसा किया, आपके वालिद को भी एमएलए बनाया, आपको भी एमएलए बनाया। क्या शहर का यह एहसान आप भूल गए? क्या शहर को इन तकालीफ के दौर में आपको शहर की नुमाइंदगी करने का जरा भी ख्याल नहीं आया? क्या यह शहर आपका नहीं था? जिस तरीके से आज आप निकलकर यह दावा कर रहे हो कि शहर में नुमाइंदगी नहीं है, नुमाइंदगी करेंगे तो हम। नुमाइंदगी में इखलास होना चाहिए, नुमाइंदगी में खुलूस होना चाहिए, अपनों का दर्द महसूस करना यह एक अच्छे नुमाइंदे की निशानी है। आज शहर में बहुत बुलंद दावे हो रहे हैं कि शहर में हमने फला काम कर दिया, फला काम कर दिया, नुमाइंदगी बेअसर है। लेकिन हमने ये देखा कि मुफ्ती साहब की दूरअंदेशाना क़यादत ने यह महसूस किया कि शहर जो है इस वक्त नशे की लत में नौजवान शहर के लिपट रहे हैं। शहर में जराइम पेशा अफराद जन्म ले रहे हैं और नित नए जराइम हो रहे हैं। यहां पर लूटमार हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, कई वारदातें जिनको मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने महसूस किया और उनकी वजूहात को भी महसूस किया कि आज शहर में जो जराइम की शरह बढ़ रही है, जो रेशो बढ़ रहा है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? यकीनन नशा और दवा अद्वियात का इस्तेमाल इसकी बुनियादी वजह थी। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने ऐसा नहीं कि असेंबली में नशा और अद्वियात के इस्तेमाल का और शहर में बढ़ने वाले जराइम का पहली मर्तबा ऐवान में तस्करा किया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इससे पहले भी, सबसे पहले मुफ्ती साहब ने जमीयतुल उलमा के प्लेटफॉर्म से इस शहर के एसपी से मुलाकात की और शहर के हालात से उन्हें वाकिफ कराया। एसपी साहब को बताया कि आप नए आए हो, लेकिन शहर में जुर्म इस तरीके से बढ़ रहा है, जराइम इस तरीके से बढ़ रहे हैं और उसका कंट्रोल करने का तरीका यह। लेकिन उस वक्त पुलिस इंतजामिया को होश नहीं आया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को इस मसले को लेकर नुमाइंदगी ऐवान में करना पड़ी और जब पहली मर्तबा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने शहर की नुमाइंदगी के लिए ऐवान में बोला तो इस शहर के सबसे संगीन मसले पर, जिससे आज शहर पूरी तरीके से परेशान है, रोजाना अखबारात में यह खबर शाये होते रहती है कि आज यहां पर फायरिंग हो गई, आज वहां पर गोली चल गई, आज यहां पर कुत्ता गोली इस्तेमाल करने वाले नौजवानों ने कटर मार दिया, ब्लेड मार दिया, स्नैचिंग कर ली, लूट मार कर लिया। आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जब पहली मर्तबा असेंबली ऐवान में इस बात को रखा तो मुकामी पुलिस इंतजामिया ने स्पेशल स्क्वाड बनाकर इस तरीके के जराइम पेशा अपराध पर कदगन लगाने का काम किया। शहर में कई नई पुलिस पॉइंट बनाए गए, कई जगह पर, अल्लामा इकबाल पर और तुम्हारे बोलो समकशेर के सौता चौक में और दीगर कई मकान पर जो है पुलिस की टुकड़ी तैनात की गई ताकि जराइम पेशा अपराध को जुर्म करने से रोका जाए। यह नुमाइंदगी होती है। जरूरी नहीं कि हर चीज की तशहीर की जाए, जरूरी नहीं कि आपके बीच में आकर हर बात की जाए। जिम्मेदारी एक बार आप लोगों ने दे दी है तो अब कायद का
काम होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को, अपने फर्ज मनसबी को बखूबी निभाए, और ये हमारे कायद की शान है, और वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से अदा कर रहे हैं। आज शहर में जब सिलत पर मसला आया, सिलत के ताल्लुक से जब शहर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा था, जब यह शहर की गड़गड़ाहट, यह शहर की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली सिलत जब मुसीबत में आई, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई, बुनकर तंजीमों ने बंद का ऐलान कर दिया, बेमुद्दत बंद का ऐलान कर दिया। ऐसे में सबसे पहले अगर सियासी तौर से किसी नुमाइंदे ने आवाज उठाई और अपनी नुमाइंदगी का हक अदा किया तो वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। जैसे ही मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को यह बात का इल्म हुआ कि बुनकर नुमाइंदों ने यह तय किया कि इस शहर के टेक्सटाइल मिनिस्टर से मुलाकात करना जरूरी है, यहां के मसाइल और हालात टेक्सटाइल मिनिस्टर के गोशो गुजार करना जरूरी है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब अपनी मिली जिम्मेदारी देवबंद में निभा रहे थे, मजलिस शूरा की मीटिंग में गए थे, लेकिन फौरन उन्होंने वहां से असलम शेख को फोन लगाया और कहा कि आप हमें वक्त दो, मैं एक वक्त की सूरत में हमारे जो मालेगांव शहर की बुनकर तंजीमें हैं, मैं उनको लेकर आ रहा हूं, हमारे शहर के हालात पर आपसे चर्चा करना है। बहुत कम मुद्दत में, मैं समझता हूं 12 घंटे के वक्फे का वक्त मिला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को। मुफ्ती साहब फौरन देवबंद से बॉम्बे तशरीफ लाए और यहां के वक्त पहुंचा, उससे पहले मुफ्ती साहब बॉम्बे पहुंच गए और वक्त को ले जाकर जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से मुलाकात करवाई। टेक्सटाइल मिनिस्टर को यह बताया गया कि आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पद्धति नाफिज की है, यह मालेगांव शहर के बुनकरों को हरासा करने वाली है, परेशान करने वाली है, यह उनके लिए तकलीफ दे है। आज बुनकर दीगर दूसरे मसाइल से परेशान है। आज कारोबार के हालात जो है इंतहाई संगीन है। आज कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। आज मालेगांव की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली सिनत तबाही के दहाने पर है, और ऐसे वक्त में अगर हुकूमत वक्त ऐसे कवानीन नाफिज करती है जो बुनकरों की परेशानियों को और बढ़ा दे, तो ये हुकूमत इस शहर के और महाराष्ट्र भर के बुनकरों के साथ नारवा सलूक कर रही है। फौरन टेक्सटाइल मिनिस्टर ने इस बात का मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को वादा किया कि आने वाले वक्त में कंडीशन हटाई नहीं जाएगी, बल्कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम को ही बंद कर दिया जाएगा। यह क्या नुमाइंदगी नहीं? फिर आपको किस तरीके की नुमाइंदगी चाहिए? क्या शहर में जिंदाबाद और मुर्दाबाद की सियासत चाहिए? जो काम आप कर नहीं रहे, जो काम आपसे हो नहीं रहे, झूठ तो इतना शिद्दत से बोला जा रहा है कि आसिफ शेख रशीद ने यह कहा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का 1.5 करोड़ का बजट लेट से हो गया। और बोले मैं बात करता हूं तो सबूत के साथ बात करता हूं। मैं आज ये आवामी स्टेज से जिम्मेदार की हैसियत से उन्हें चैलेंज करता हूं कि आप कागजी सबूत के साथ आए और बताएं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का कौन सा बजट लैप्स हुआ। यह शहर को आप गुमराह कर रहे हो। जो शख्स इस शहर की नुमाइंदगी कर रहा है, जिसने आपको शिकस्त दी है, आप अपनी शिकस्त की सिर्फ और सिर्फ उससे दुश्मनी निकालने का काम कर रहे हो। अगर आप वाकई सच्चे हो, अगर आप वाकई ईमानदार हो, तो सबूत पेश करो कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का 1.5 करोड़ का बजट लैप्स हुआ, वरना मैं आपका सबूत आपके मुंह पर मारता हूं कि अनकरीब वो काम यहां पर शुरू होने वाले। ये नुमाइंदगी है। आज जब ये एमएलए थे, अभी हमारे एक साथी ने तस्करा किया कि जर्सी गाय की कुर्बानी का सॉन्ग रचा था इन्होंने। ऐवान में इनकी बोलने की हिम्मत नहीं थी।
के मेंबर थे, इनको भी आपने जिस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को चुन कर दिया, इनको भी आपने मुंतखब किया था। लेकिन ये जैसे रिजर्वेशन 5% का सोंग किया गया, मालेगांव शहर से मोर्चा बॉम्बे पैदल ले जाया गया, जिसका कोई हल नहीं, जिसका कोई फायदा नहीं, सिवाय इनकी जात के फायदे के अलावा आवाम का और कौम का कोई फायदा नहीं। ये वो रिजर्वेशन मोर्चा निकाल कर शहर के एमएलए बन गए, लेकिन आज भी आप 5% के रिजर्वेशन के लिए तरस रहे हो। ये सिर्फ एक सॉन्ग था, उसी तरीके से कुर्बानी का, जर्सी कुर्बानी का एक सॉन्ग असेंबली के बाहर, और जहां एहतजाज किया जाना चाहिए, जहां एहतजाज दिखेगा, जहां एहतजाज न होगा, उस असेंबली में नहीं, बॉम्बे शहर में नहीं, आपके शहर में एहतजाज करते। अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, अगर सियासत करना सिर्फ उनका मकसद होता, अगर उनकी यह कोशिश होती कि मैं इस शहर में ढोली सियासत करूं, तो इस कुर्बानी के खिलाफ यहां पर भी कोई एहतजाजी मोर्चा निकाल लेते थे। लेकिन हुकूमतें वक्त के कानों तक ये बात ले जानी थी, जहां मसाइल हल होते हैं, जहां तकलीफें दूर होती है, जिनको बताकर मामला हल किया जाता है, उस ऐवान में बबांगे दोहल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कहा कि अलामती कुर्बानी हमारी शरई हैसियत के बिल्कुल मुताबिक नहीं है। हमारी कुर्बानी जो है साहिब निसाब पर और साहिब हैसियत पर वाजिब है, और अगर जो वाजिब जिस पर जो कुर्बानी है, अगर वो अदा नहीं करता है तो वो गुनाहगार कहलाएगा, और हम हमारे गुनाहगार नहीं कहलाएंगे। चाहे आपके कानून की नजर में हम गुनाहगार कहलाए, लेकिन अल्लाह की शरीयत में हम गुनाहगार नहीं कहलाएंगे, और हम कुर्बानी करेंगे। यह उस ऐवान में कहा गया, यह मालेगांव की सड़कों पर नहीं कहा गया, मालेगांव की गलियों में नहीं कहा गया। जहां इस बात को कहना था, जहां पर इस बात की जरूरत थी, जहां से पूरी दुनिया देखेगी, जहां से दुनिया इस सच्चाई को समझेगी, वहां पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने आप लोगों की नुमाइंदगी की। और फिर यह सवाल आप खड़ा करते हो कि कहां नुमाइंदगी हो रही है, किस तरीके की नुमाइंदगी हो रही है। सिर्फ टेक्सटाइल मिनिस्टर से मिल लेने से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इक्तफा नहीं किया। ऐवान में खड़े होकर हुकूमत वक्त को यह बताया कि आपकी किन गलत पॉलिसियों की बुनियाद पर, आपके किन बनाए गलत कवानीन की बुनियाद पर आज सिनत तबाह हो रही है। अगर आप यार्न बैंक चालू करेंगे और जो मिलों का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है, लेकिन ऐसी कंपनियां जिन्होंने वो मिलें ली है लेकिन हुकूमत के साथ अपनी शराइत मुकम्मल नहीं कर रही है, उनसे मिलें वापिस ले लीजिए, और वो उनसे सूद तैयार कर कर बुनकरों को यार्न बैंक के तौर पर, बुनकरों को सूद कर्ज के तौर पर दिया जाए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने ऐवान में मसले का हल बताया, यह नुमाइंदगी है। और आप ये सवाल करते हो, आपसे मुराद अपोजिशन ये सवाल करता है कि कहां नुमाइंदगी। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब उठाकर अपनी पार्टी को नुमाइंदे और सदारत दिलाने के लिए मिनिस्टरों के पास नहीं जा रहे। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल किसी काम में मुदाखलत के लिए मिनिस्टरों के पास नहीं जा रहे। फला रोड हो चुकी है, फला सहूलत आवाम को मिल चुकी है, लेकिन उसके खिलाफ जाकर अपनी पार्टी के मिनिस्टरों से मिलना कि शब्बीर नगर का काम बोगस है, गुलशेर नगर का काम बोगस है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के होने वाले काम बोगस है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब अपने ओहदे का इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो आवामी खिदमत में मसरूफ है और आवामी खिदमत कर रहे हैं। आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी मजलिस के एमएलए, आज मजलिस का बुनियादी नजरियात ही यही है, मजलिस का बुनियादी नजरिया ही यही है कि 70 सालों से जिन सियासी जमातों ने, जिन सियासी पार्टियों ने जो अपने आप को सेकुलर कहती है, जो खुद साख्ता सेकुलर पार्टियां हैं इस मुल्क की, वो सेकुलर पार्टियां जिनको हमने 70 सालों से इस मुल्क के तमाम ओहदों पर फायज किया, चाहे इस मुल्क के वजीर आजम का ओहदा हो,
चाहे इस रियासत का वजीर आला का ओहदा हो, चाहे इस शहर के मेयर का ओहदा हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी का ओहदा हो, उन सियासी जमातों को जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिरका परस्त कह रही है और खुद से जो अपने आप को खुद सेक्युलर कह रही है, आज 70 सालों में उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? आज हमारे हालात बयान करने के लायक नहीं है। किसी वक्त यह खदशा लगा रहता था कि हम इस मुल्क के दुआम दर्जे के शहरी है। आज हमें यह भी एहसास नहीं है कि हम किस दर्जे के शहरी हो गए हैं। यह उन सियासी पार्टियों ने आज हमारा हाल कर दिया। मजलिस का बुनियादी नजरिया यह है कि ऐसी सियासी पार्टियों के चुंगल से जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझ कर रखा, उन्हें इनके चुंगल से निकालकर इनका अपने बीच का नुमाइंदा मुंतखब करके दिया जाए ताकि ऐवानों में ये इनकी नुमाइंदगी कर सके। आपने देखा होगा कि हमारे माजी के जो नुमाइंदे हमारी नुमाइंदगी सड़कों पर करते थे, ऐवानों में नहीं करते थे। आज अलामती कुर्बानी के बारे में बोलने की बात आई तो हमारे अकलियती के जो मिनिस्टर है, जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर है, वो मुसलमान है। कैबिनेट मिनिस्ट्री में यह तय हुआ कि प्रतिकारात्मक जो है अलामती कुर्बानी की जाएगी, वहां पर 7-7 मुसलमान मिनिस्टर बैठे रहे, लेकिन किसी की यह हिम्मत नहीं हुई, किसी की अपनी पार्टी के आगे जाकर यह बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि अलामती कुर्बानी मुसलमान नहीं कर सकता। अगर किसी ने वहां पर मुखालफत की तो आपके अपने नुमाइंदे ने, जिस भरोसे से आपने चुनकर दिया था कि आप हमारी यहां पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हमारी मिल्ली समाजी नुमाइंदगी करेंगे, और वो नुमाइंदगी मजलिस के नुमाइंदे ने की। यह मजलिस का बुनियादी नजरिया है कि ऐसे ही नुमाइंदों को चुनकर दिया जाए जो आपकी आवाज बने, जो आवाजें आज सेकुलरिज्म के बाजार में दब चुकी है, जो आवाजें आज झूठे सेकुलरिज्म की गर्दी में जो है हम जो है खो चुके हैं, ऐसे लोगों से उभरकर हमारी आवाज ऐवानों में गूंजे, हमारे हुकूक की आवाज हमारे ऐवानों में गूंजे। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है और इसी कोशिश के तहत हमारे कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी मुल्क के कोने कोने में जा रहे हैं। मुल्क का कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहां पर पसमानदा मुसलमान रहता है, जहां पर दबा कुचला दलित रहता है, जहां पर हिंदुस्तान का वो पिछड़ा तबका रहता है जिन्होंने इस देश के मनुवादों ने, ब्राह्मणवादों ने कुचल कर रख दिया, जिनके हुकूक को छीन रहे। और वहां पर जाकर असदुद्दीन अवैसी ये बात को बता रहे हैं कि आपके हुकूक को छीना जा रहा है, आपको पसमानदगी की तरफ ढकेला जा रहा है। अगर सियासी सही फैसले नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में पसमानदगी और पस्ती आपका मुकद्दर बन जाएगी। इस बुनियादी नजरिए के साथ आज असदुद्दीन अवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर मुल्क के कोनों कोनों में जा रहे हैं। आज क्यों ये खुद साख्ता सेकुलर पार्टियों को डर है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से? क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक की आवाज है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दबे कुचलों की आवाज है। आज ही इस शहर के साबिक एमएलए शेख आसिफ कह रहे थे कि हमारा मुकाबला बीजेपी की बी टीम से है। असदुद्दीन अवैसी बीजेपी के बी टीम के हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि कौन सा आपने महाराष्ट्र में बीजेपी को हरा दिया? कौन सी आपकी सियासी जमात जो इससे पहले कांग्रेस थी उसने उत्तर प्रदेश में वहां की बीजेपी हुकूमत को हरा दिया? कौन सी आपकी सियासी जमात जो इससे पहले कांग्रेस थी, आप गुजरात में बीजेपी को हरा दिया? कौन सी आपकी सियासी जमात जो इससे पहले कांग्रेस थी उसने दीगर रियासतों में बीजेपी को हरा दिया? ऐसी रियासतों में तो असदुद्दीन अवैसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, ऐसी रियासतों में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन नहीं लड़ा था। फिर कैसे क्या आप हार गए? आपको कोई दूसरी समाज का, कोई दूसरी बिरादरी का वोटर वोट नहीं देता है। इस मुल्क का कोई हिंदू, कोई दलित आज कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अगर राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन हारते हैं तो उन्हें वायनाड जाकर लड़ना पड़ता है। मुसलमानों के दरमियान आज उनके लीडर की यह हालत हो गई है तो कांग्रेस का मुर्दार जिस्म लेकर उठाकर घूमने का ठेका क्या सिर्फ इस मुल्क के मुसलमानों ने ले रखा है? जिनको कोई नहीं पसंद कर रहा है,
आज जो सबसे कमजोर अगर हम हैं तो हमें दबाया जा रहा है, हमें यह कहा जा रहा है कि आप अपने लीडर, आप अपनी जमातों को वोट मत दो वरना आप फिरका परस्त कहलाओगे। हिंदू, बनिया, ब्राह्मण, यादव, हर जात बिरादरी का आदमी अपनी जमात बीजेपी को वोट दे रहा है। अगर मुसलमान अपनी पसंदीदा जमात को वोट देता है, मुसलमान अगर अपने नुमाइंदे को वोट देता है, मुसलमान अपनी रहनुमाई करने वाले को वोट देता है तो वो फिरका परस्त हो जाते हैं। इन जमातों से पूछे जो इन्हें फिरका परस्त कह रही है कि आप सेकुलर थे तो फिर हमारी मसाजिदें कैसे शहीद हो रही है? इन सेकुलर पार्टियों से यह सवाल करो कि आप 70 सालों से अगर सेक्युलर थे तो इस मुल्क में हमारे नौजवानों की सरेआम जो मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? जो सेक्युलर अपने आप को कहते हैं इनसे सवाल करो कि आपकी हुकूमतें रहते वक्त हमारे मजहबी बुनियादी अकायद से छेड़छाड़ क्यों हो रही है? क्यों हमें मजबूर किया जा रहा है वंदे मातरम पढ़ने के लिए? क्यों हमें मजबूर किया जा रहा है जय श्री राम कहने के लिए? क्यों हमें भगवत गीता पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है? क्यों हमें सूर्य नमस्कार करने पर मजबूर किया जा रहा है? अगर आप सेकुलर थे, आप सेकुलर नुमाइंदगी करने वाले थे, आप मुसलमानों के हमनवा थे, आप मुसलमानों के जख्मों का मदावा थे, मरहम थे, तो फिर 70 सालों में यह हालात आए क्यों? आपकी कौन सी ऐसी सियासी नुमाइंदगी थी? आज हमारे सामने हमारे तमाम मसाइल खत्म हो चुके हैं। हमारे सामने आज हम हमारी तालीम की फिक्र छोड़ चुके हैं, आज हम हमारे मुआश की फिक्र छोड़ चुके हैं। आज सिर्फ हमारे पीछे एक फिक्र लाक हो गई कि इस मुल्क में हम रहेंगे कैसे, जिंदा रहेंगे कैसे। ये हालात अपने आप को सेकुलर पार्टी कहने वालों ने हमारा कर दिया। और अगर नुमाइंदगी करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो उन्हें वोट कटवा और फिरका परस्त कहते हैं। अगर आप ऐसे सेकुलर हो जिन्होंने ये हाल हमारा कर दिया है तो आपके सेकुलर होने से हमारा फिरका परस्त होना बेहतर है। हमें पसंद है कि हम फिरका परस्त हैं। अगर हम हमारे अपनों की सोचते हैं, हम हमारे अपनों की फिक्र करते हैं, हम हमारे हुकूक की बात करते हैं, हम हमारे वजूद की लड़ाई लड़ते हैं, हम हमारे तशख्खुस और बका की लड़ाई लड़ते हैं, तो हमको फिरका परस्त कहे हमें मंजूर, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सेकुलरिज्म। आज वक्त है सियासी तौर से सियासी फैसले करने का, अपनी सियासी जमातों को, अपने सियासी रहनुमाओं को ऐवानों तक भेजने का, ताकि आपके हुकूक की लड़ाई लड़ सके। वरना आज कॉरपोरेशन का भी आप हाल देख लो, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हाल देख लो। ये इक्तदार के गुलाम, ये इक्तदार के लालची लोग जिन्हें सत्ता के बगैर ये तो ऐसे तड़पते हैं जैसे मछली पानी के बगैर। ये हर किस्म का सौदा अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना इक्तदार बचाने के लिए कर लेते हैं। फिर न इन्हें कौम मिल्लत की फिक्र होती है, ना इन्हें मजहब के मानने वालों की फिक्र होती है, ना इन्हें अपनों की फिक्र होती है, ना इन्हें चुनकर देकर जो है मनसब पे, इक्तदार के मनसब पर पहुंचाने वालों की फिक्र होती है। आज इक्तदार की लालच में शिवसेना की हर वो शरारत मानी जा रही है, शिवसेना की हर वो बात मानी जा रही है जो आने वाले वक्त में हमारे लिए नुकसान दे। हम इस बात की मुखालफत कर रहे हैं जो हमारा रविवार वार्ड, गुरुवार वार्ड, इसके जो बाजू में हमारी मौसम नदी है, इसके लब पर एक एसटीपी प्लांट आज की मौजूदा बरसरे इक्तदार ताहिरा शेख वहां पर एक एसटीपी प्लांट कायम करना चाहती है। और ये एसटीपी प्लांट किसकी हिमा पर बन रहा है? ये दादा भूसे की हिमा पर बन रहा है। दादा भूसे ये चाहते हैं कि मगरिबी हिस्से का जो पानी है, जो उनका इस्तेमाल शुदा पानी है, जो उनका गंदी गटरों का पानी है, जो उनका जरासीम शुदा पानी है, वो यहां पर लाकर मासूम शाह कुट्टी के सामने वहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जाए, वहां पर प्लांट किया जाए। हमने कहा कि हमें एतराज नहीं है प्लांट बनाने पर, हमें एतराज नहीं है अंडरग्राउंड पे गटर बनाने पर, हमें एतराज है जो आप साजिश रच रहे हो इन इलाकों में बीमारी फैलाने की, हमें एतराज उस बात पर है। अगर आपको ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है तो नदी के उस पार बनाइए, पानी आपका इस्तेमाल शुदा, पानी गंदा आपका, पानी जरासीम शुदा आपका, तो उसकी शफाफियत और उसका ट्रीटमेंट भी उधर ही होना चाहिए। वरना इस्तेमाल आप करोगे और उससे उठने वाले जरासीम से हम बीमार होंगे। और इनकी दुश्मनी जो हम आपके बीच में कह रहे हैं, यह सिर्फ इल्जाम नहीं है, हमारे पास इन
दुश्मनी के दस्तावेजी सबूत है। शेख आसिफ जब असेंबली इलेक्शन हारे तो सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को उन्होंने जो यादी दी थी, वो ये यादी दी थी कि हीरापुरा, मोहन बाबा नगर, एक सर्वे नंबर 120, 121, 115, ये तमाम जो है गैर कानूनी बस्तियां हैं, यहां पर कामकाज नहीं किया जा सकता है। अगर आपने कामकाज किए तो यह कॉरपोरेशन का नुकसान होगा, यहां पर काम नहीं किया जाना चाहिए। तो जो शख्स यहां के तामीरी कामों को रुकवा सकता है, क्या वो शख्स ये साजिश नहीं रच सकता कि यहां पर आपसे सियासी दुश्मनी निकाली जाए? क्या वो ये सियासी सोंग नहीं रचा सकता? क्या ये सियासी साजिश आपके खिलाफ नहीं कर सकता? बहुत 5% रिजर्वेशन की बात करते हैं। हमने कहा कि आप कॉरपोरेशन पर बरसरे इख्तियार हो, आपके इख्तियार में यह चीज है, आपके जेर असर यह बात है कि आप कॉरपोरेशन में जो मानधन पे भर्तियां निकल रही है, उनमें आप इस शहर के बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दे सकते हो। बहुत जरूरी नहीं है कि आज 5% रिजर्वेशन के जरिए ही नौकरी मिले। आज आप इख्तियार में हो, जनरल बोर्ड आपकी है, आपको कमाई के सब ठेके अगर मंजूर करते आते हैं तो आप जनरल बोर्ड में यह विषय भी लाकर मंजूर कीजिए कि यहां पर 70% जो है मालेगांव के मशरकी हिस्से के नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, जो आपके हक में। आप वो नहीं करते क्योंकि पर्दे के पीछे आपको माल मिल जाता है ऐसी भर्तियों का। वहां पर आपको मुस्लिम नौजवान नहीं दिखते, वहां पर पूरे के पूरे जो भर्ती किए जाते हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो दादा भूसे की ऑफिस से आती है। ये नुकसानात है हमारे। अगर जब तक हम हमारे लोगों पर भरोसा और एतमाद करना नहीं सीखेंगे तो शहर में इसी तरह के हमारे सियासी नुकसानात होते रहेंगे। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल इस शहर के एमएलए लीडर है, रहनुमा है। किसी भी तहरीक का, चाहे वो सियासी हो चाहे वो समाजी हो, किसी भी तहरीक का रूह रवा, किसी तहरीक की जान उसका लीडर होता है। लीडर कायद रहनुमा होता है जिसकी तकलीफ हम पर वाजिब हो जाती है। अगर आज हमने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को हमारा सियासी रहनुमा माना है तो उनके हर सियासी फैसले में हमें राजी व रजा रहना चाहिए। कहीं अगर इख्तिलाफ हो, यकीनन सब बातें नजरियात की नहीं होती है, यकीनन सब बातें कबूल करने वाली नहीं होती है, लेकिन अगर इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ को बैठकर हल करना चाहिए। इख्तिलाफ चौराहों पर हल करने की चीज नहीं है। इख्तिलाफ उमूमी महफिलों में हल करने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी को लीडर मानते हो, अगर आप किसी को रहबर मानते हो और अगर उसकी कहीं कोई कमी कोताही आपको नजर आती है तो जाए बैठे बोले। लेकिन अगर चौराहे पर बात कर रहे हैं, अगर चौराहे पर लीडरशिप को मस्ख करने की कोशिश की जा रही है, उस लीडरशिप को जो हमारा बुनियादी रूह रवा है, जो हमारी सेंट्रल आइडियोलॉजी है, तो ये आपकी नीयत को दर्शाती है, ये आपकी नीयत पर शक खड़ा करती है, ये आपकी जहनियत पर सवाल उठाती है। हमें कुछ मजबूरियां हैं, आज हालात को हम छोड़कर आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जिस तरीके से सियासी मजालिस में और सियासी प्रोग्राम में लीडरशिप के खिलाफ बात हो रही है, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कबूल नहीं करेगी, क्योंकि हमने उन्हें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को हमारा कायद माना है, हमारा सरबरा माना है, और हम ये मानते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को उनकी काबिलियत देखकर इस शहर ने 1,17,000 वोटों से नवाजा है। और जब लोगों ने भरोसा किया है तो हमें भी भरोसा करना चाहिए। लबकुशाई हमें भी आती है, बहुत सी बातें जहनों में हमारे भी सवाल करती है, हमें भी ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना आता है और उनकी हरकतें बताना आता है, लेकिन आज भी हमारी यह कोशिश है कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हमारे काफिले को आगे बढ़ाएं। हमारे नज़्मुल ऐन तक हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चलें।
इत्तेहाद, इत्तेफाक ये हमारी कमजोरी नहीं है। हम किसी और की तरह एहसान फरामोश नहीं है, हम एहसान को मानने वाले लोग हैं। हम वहां तक मौका दे रहे हैं जहां तक हमारी कुव्वतें बर्दाश्त है, उस वक्त तक मौका दिया जा रहा है। हमें अगर बताने पर आ जाए तो हम सबको सब बता सकते हैं कि बैलगाड़ी के नीचे चलने से बैलगाड़ी का वजन तुम्हारे कांधों पर नहीं है। अगर तुम्हें यह गुमान होने लगे, अगर यह गलती होने लगे, तो अपने ज़हनों को दुरुस्त कर लो और माजी में जाकर अपने हालात का जायजा लो। साजिशें कभी नहीं जीतती, जीतती सच्चाई है, जीतती हकीकत है। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की क़यादत हकीकत है, उनके पीठ पीछे साजिशें हैं। साजिशों का नतीजा अगर देखना है तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ो, सामने सामने आकर लड़ो, तो फिर बातें भी होगी और लोगों के सामने हालात भी आएंगे। दोस्त नुमा दुश्मन हर जगह होते हैं, हर जगह है, हर जगह रहेंगे, लेकिन मुनाफिकीन को पहचान कर सुधरने का मौका देना यह हमारी शान है, यही हमारी पॉलिसी है। मौका दिया जा रहा है, मौके का फायदा उठा लो, वरना बात निकलेगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।